Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 29 ऑफ नवंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 29 नवंबर 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिस्कस करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के थ्रू एक डेटा को रिलीज किया गया। बेसिकली इस सर्वे का सारा डेटा रिलीज हो चुका है और इस डेटा के अंदर बताया गया कि वेमेन रिलेटेड डेटा जो काफी हद तक यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर देखने को मिलेगा। तो डिस्कस करेंगे वेमेन रिलेटेड क्या क्या इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, सारी पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है और यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक आर्टिकल को इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आएगा तो डेफिनेटली आप लोग उनको बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। उसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, डिस्कस करेंगे इंडियन डेयरी सेक्टर को। आज के टाइम पर भारत का जो डेयरी सेक्टर है उसकी कंडीशन क्या है, किस प्रकार से डेयरी सेक्टर की शुरुआत हुई है, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था, इसके पीछे कौन से व्यक्ति थे, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फैक्ट्स जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सब कुछ कवर कर दी जाएगी। उसी प्रकार से थर्ड आर्टिकल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, काफी सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं, प्लस पॉसिबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम्स में भी इसके बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन उसके बाद फोर्थ आर्टिकल एक और बहुत जबरदस्त आर्टिकल है, देखो MIS, ये जो सिंड्रोम है बेसिकली एक डिजीज है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। अब ये जो सिंड्रोम है ये बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है। अब ये सिंड्रोम क्या होता है पहले तो हम इसको समझेंगे, प्लस ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इस सिंड्रोम के रिगार्डिंग कुछ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को जारी किया है कि किस प्रकार से हम लोग इस सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे वो सोल्यूशन क्या है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक और बहुत जबरदस्त आर्टिकल है, भारत के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। डिस्कस करेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, अगर यहां पर ये कम हुआ है तो इससे फायदा क्या है, प्लस इससे नुकसान भी क्या है। तो सारे पहलू को हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। लास्ट आर्टिकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बोला है और बताया भी है कि भारत का आज के टाइम पर क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशन के अंदर, भारत ने किस प्रकार से सारी कंट्रीज की मदद करी है, सारी चीजें बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। मतलब ओवरऑल वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। प्लस साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूं कि यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। एक लाइक करने से बहुत सपोर्ट मिलता है और अगेन हम लोग का टारगेट हमेशा की तरह 1K प्लस लाइक्स का है, तो 1000 से ज़्यादा ही आपको लाइक्स करने हैं जैसा आप लोग डेली बेसिस पर करके दिखाते हो। अब फटाफट रिविजन करेंगे क्योंकि आप लोग को मालूम होगा इस वीडियो की खास बात यही है कि हम लोग करंट इश्यूज़ को तो डिस्कस करते करते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस डे के जो भी करंट अफेयर होते हैं उनका रिविजन भी करते हैं। तो कल संडे था, कल तो हम लोगों ने वैसे भी वीकली कंपाइलेशन को कवर किया था, लेकिन लास्ट जो संडे हमारा सैटरडे निकला है बेसिकली उस सैटरडे में हमने ये कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करे थे जिसका रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर फटाफट एक बार देखेंगे क्या क्या हमने डिस्कशन किया था। सबसे पहले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 के बारे में, जहां पर बताया गया कि भारत के अंदर जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण वाली बीमारी है, वो ज़्यादातर देखने को मिलेगी। और उस दिन मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे जैसे कि चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग का। तो आज आप लोग को नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है चाइल्ड वेस्टिंग ये चाइल्ड स्टंटिंग क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, मार्च 2022 तक कर दिया गया है। आप लोगों को बताना है इस योजना का मेन एम क्या है। थर्ड आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था जो कॉफ़ी है इसके आउटपुट के अंदर ड्रॉप आउट देखने को मिल रहा है हम लोग को, मतलब कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन कम होता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से ये कॉफ़ी की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्लस यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कॉफ़ी क्या है, प्लस यहाँ पर आज के टाइम पर कॉफ़ी का लेकर क्या ट्रेड हो रहा है, प्लस भारत के अंदर क्या प्रोडक्शन देखने को मिलता है, भारत के अंदर अगर कॉफ़ी को उगाया जा रहा है तो कौन कौन से स्टेट्स के अंदर उगाया जा रहा है, कॉफ़ी उगाने के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स होती है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। बात करें सबसे पहले एक क्वेश्चन की, तो कॉफ़ी
मतलब कौन से क्लाइमेट कंडीशन के अंदर उगाई जाती है, आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, तो आज आप लोग बताओगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। एट द लास्ट हमने डिस्कस किया था 37th कॉर्पेट के बारे में, तो अभी 37वां कॉर्पेट अभ्यास को कंडक्ट किया गया। नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना ये कॉर्पेट एक्सरसाइज कौन कौन से कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की जाती है, प्लस उन दोनों कंट्रीज के बीच में कॉर्पेट के अलावा और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया जाता है, उनका नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल बात करता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में। अब यहाँ पर इसका डेटा आया है जिसमें बताया गया वेमेन रिलेटेड इश्यूज को। तो आर्टिकल कहाँ से लिया गया, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और इंडियन एक्सप्रेस एक वन ऑफ द मोस्ट सोर्स है हमारे करंट अफेयर का, ठीक है। तो मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूंगा कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा हाल ही में एक डेटा निकल कर आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, 2019 से लेकर 21 तक का सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। इस डेटा के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बात करता है चाइल्ड मैरिज के बारे में। तो भारत के अंदर ओवरऑल देखें तो चाइल्ड मैरिज जो बाल विवाह है वो कम हुआ है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर चाइल्ड मैरिज बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के अंदर ये चाइल्ड मैरिज के अंदर हमने यहाँ पर कमी देखी है, मतलब रिडक्शन देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करें तो चाइल्ड मैरिज के अंदर जो बाल विवाह है इसके अंदर थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है, ये थोड़ा से कम होते हुए नजर आए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट बताता है इसी डेटा का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो क्या है, एनीमिया। भारत के अंदर जो एनीमिया है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है और आज के टाइम पर वुमेन के अंदर एनीमिया बढ़ चुका है। मतलब आप कह सकते हो भारत के अंदर जितनी भी वुमेन है, आधे से ज़्यादा वुमेन के अंदर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नाउ क्वेश्चन ये है कि एनीमिया क्या है। देखो, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बॉडी के अंदर ब्लड नहीं हो पाता, ब्लड यहाँ पर बॉडी के अंदर नहीं है। क्यों ऐसा क्यों होता है? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हम लोग एक अच्छा सा खाना कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, एक अच्छा सा न्यूट्रिशियस खाना नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी हुई है। और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। और इसके जो कंडीशन है काफ़ी इतनी बुरी होती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वही ऑक्सीजन को ट्रैवल करवा रहा है, वही ऑक्सीजन को लेकर सारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होगी तो उसके अंदर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली सही से फ्लो नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी के अंदर। तो ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो एनीमिया की कंडीशन लगातार बढ़ी है भारत के अंदर, ये बताया गया। पहले यहाँ पर आप देख पाओगे 22.7% के आसपास थी, अब यहाँ पर 25% के आसपास हुई है मेंस के अंदर, और वुमेन्स के अंदर 57% के आसपास हो चुकी है। मतलब मेन और वुमेन दोनों के अंदर ही यहाँ पर ये कंडीशन बढ़ती हुई नजर आई है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया आज के टाइम पर एनीमिया की कंडीशन सबसे ज़्यादा बुरी कहाँ पर है। देखो, बच्चों के अंदर भी यहाँ पर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिली है, असम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, ओडिशा वाले एरियाज़ के अंदर। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पर इस डेटा का बताता है वेमेन हु ओन हाउस। मतलब कि यहाँ पर देखो, जो वेमेन है, ऐसी कौन कौन सी वेमेन है, ऐसी कितनी प्रतिशत वेमेन है जिनके नाम पर खुद का घर है, जिनके नाम पर कोई ज़मीन है। तो इसका जो डेटा है वो भी ड्रॉप डाउन हुआ है। मतलब पहले के ज़माने में ऐसी वेमेन ज़्यादा हुआ करती थी जिनके नाम में ज़मीन हुआ करती थी, जिनके नाम में घर हुआ करता था। तो ये रेट भी कम हुआ है, ऐसा बताया गया। पहले ये रेट 35% के आसपास हुआ करता था, लेकिन अब 2020-21 का डेटा बताता है ये रेट 22.7% के आसपास हो चुका है। तो मतलब ये भी अपना में कंसर्न वाली बात है, जहाँ पर हम लोग ने देखा है कि वेमेन के जो भी यहाँ पर कोई वेमेन है वो पहले यहाँ पर किसी घर का ओनर हुआ करती थी, ठीक है, किसी लैंड की ओनर हुआ करती थी। इसका जो रेट है ये कम हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोलता है कि ऐसी कितनी वीमेन है जिनके पास बैंक अकाउंट है। तो देखो, ये वाला नंबर बड़ा है। आज के टाइम पर अगर हम बात करें, पहले के ज़माने में लगभग 2015-16 के आसपास बहुत कम ही वीमेन हुआ करती थी जिनका बैंक अकाउंट हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर वीमेंस काफ़ी ज़्यादा हैं जिनका बैंक अकाउंट हुआ करता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट के साथ साथ वैसी वीमेन भी बढ़ चुके हैं जिनके पास मोबाइल फोन्स है, ठीक है। मोबाइल फोन का यूज़ करने वाली वीमेंस के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। फिर उसके बाद इस डेटा के अंदर बताया गया इंटरनेट को लेकर। तो इंटरनेट की बात करें तो देखो, यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ भी यहाँ पर वुमेन्स के अंदर काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि हमारे पास इंटरनेट का पहला वाला डेटा नहीं है, लेकिन अब की बार नया डेटा लाया गया इंटरनेट को लेकर। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें 64% के आसपास यहाँ पर वुमेन्स ने इंटरनेट का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यह है कि हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन। मतलब देखो, घर के बहुत सारे डिसीजन होते हैं कि हम लोग को चलो ये खरीदना है, ठीक है, फैमिली का, कोई रिलेटिव्स का कोई भी चीज़ें मैनेज करनी है, या फिर कुछ ये खरीदना है, वो करना है, हेल्थ केयर के ऊपर पैसा खर्चना है। तो जितने भी डिसीजन होता है वहाँ पर वेमेन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो रोल है ये भी बड़ा है, ठीक है। पहले 74% के आसपास था, अब यहाँ पर 92% के आसपास देखने को मिला है। मतलब वेमेन का पार्टिसिपेशन घर के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया, ये इस रिपोर्ट ने बताया।
फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है राइज इन ओबेसिटी, मोटापा की बात करते हैं। तो मोटापा यहाँ पर विमेन और मैन दोनों के अंदर ही बढ़ता हुआ नजर आया। 41.3% से आज के टाइम पर विमेन के अंदर मोटापा बढ़ा है, ये ओवरवेट हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेंस के अंदर भी यहाँ पर ये मोटापा बढ़ता हुआ नजर आया, तो आप लोग इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। उसके बाद मेल न्यूट्रिशन काफी बढ़ता हुआ नजर आया। मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, मतलब एक अच्छा खाना ना मिलने की वजह से ये कुपोषण हो जाता है। तो मेल न्यूट्रिशन यहाँ पर बच्चों के अंदर देखने को मिला, ऐसे बच्चे जिनकी 5 साल से कम उम्र है, ठीक है, वो चाइल्ड स्टंटिंग की कैटेगरी से यहाँ पर निकल रहे हैं, चाइल्ड वेस्टिंग की कैटेगरी से निकल रहे हैं। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब यह है कि जैसी उनकी उम्र है, ठीक है, उस उम्र के हिसाब से उनकी हाइट बहुत कम है, उसको हम लोग चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो इसमें भी यहाँ पर जैसी उनकी उम्र है, उम्र के हिसाब से यहाँ पर उनका वेट वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो अंडर वेट बच्चे देखने को मिलता है, क्योंकि उनको एक अच्छा खाना नहीं मिला है, इस वजह से इस प्रॉब्लम्स के वो शिकार बन चुके हैं। तो मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन भी आज के टाइम पर भारत के अंदर बढ़ती हुई नजर आई है। यहाँ पे बोला गया हर बच्चे में से हर तीसरा बच्चा आज के टाइम पर सफर कर रहा है अंडर नॉरिशमेंट से, जिसको एक अच्छा सा खाना नहीं मिल रहा है। आज के टाइम पर कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सिचुएशन काफ़ी खराब है? तो मेघालय, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सभी एरियाज में आप लोग देख पाओगे यहाँ पर कि स्टंटिंग, तो देखो स्टंटिंग देखने को मिलेगा। स्टंटिंग हालांकि कम हुई है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हुई है, आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत कम ही कम हुई है, बहुत कम परसेंट से यहाँ पर स्टंटिंग कम हुई है। मतलब मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण वाली बीमारी पहले भी देखने को मिलती थी, आज के टाइम पर भी देखने को मिली है, लेकिन थोड़ा सा सुधार हुआ है, बहुत कम सा सुधार, उसको हम लोग सुधार कहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। फिर एट द लास्ट यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। आप लोग को मालूम होगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता कैसे है। तो देखो यहाँ पर ये जो सर्वे है, ये सर्वे बेसिकली यहाँ पर एक लार्ज स्केल सर्वे है, बहुत बड़े लेवल पर क्रिएट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो प्रॉपरली इस चीज़ को डिजाइन करती है। इन्होंने क्या करा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस को सारा काम सौंपा, ठीक है। और एक बेसिकली यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये कोलैबोरेट करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और कोलैबोरेट करने के बाद इस सर्वे को इंप्लीमेंट करता है। अब इस सर्वे के अंदर क्या क्या देखा जाता है, भारत के अंदर फर्टिलिटी रेट क्या है, ठीक है, इन्फेंट रेशियो क्या है, ठीक है, बच्चों की कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, या फिर कितने बच्चे न्यू बॉर्न बेबी की डेथ होती है, इन सब चीज़ों को देखना। एनीमिया की कंडीशन क्या है, न्यूट्रिशन की कंडीशन क्या है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर इस सर्वे के अंदर देखा जाता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ ही डिस्कस किया है। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद आएंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई है इंडियन डेयरी सेक्टर के बारे में। तो हमने अभी यहाँ पर रिसेंटली एक आर्टिकल कवर किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर, कि अभी 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया। तो डिस्कस करेंगे नेशनल मिल्क डे के बारे में। देखो यहाँ पर ये जो डे सेलिब्रेट किया गया, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत और डेयरी सेक्टर, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इसको हम कितना गहराई से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको ध्यान रख लेना है, देखो सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, प्लस उसके बाद वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मिल्क डे जून के पहले दिन पर मनाया जाता है, फर्स्ट डे ऑफ जून। तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पर हम बात करेंगे जो नेशनल मिल्क डे है, इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं हम लोग यहाँ पर एक व्यक्ति की बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, पता है, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन आया है इसके फाउंडर हैं ये। प्लस उसके बाद भारत के अंदर जो आज के टाइम पर मिल्क का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बड़ा है, उसके पीछे का कारण यही व्यक्ति हैं। इन्होंने यहाँ पर मिल्क को काफ़ी बढ़ावा दिया था, ठीक है। उसके बाद बोला गया अभी यहाँ पर इनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी पूरी हुई है डॉक्टर कुरियन की, तो इसी वजह से हम लोगों ने नेशनल मिल्क डे को अभी सेलिब्रेट किया है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया है, खासकर मिल्क की कैटेगरी में पूरे भारत को। उसके बाद यहाँ पर बोला गया मिल्क आज के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड देखने को मिलेगा एक तरीके से। हमारे इसके बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है, अलग अलग इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पर बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाता है, मतलब कि रोजगार भी देता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल्क से कमा कर भी खाते हैं, तो आप लोग को इसके बारे में मालूम होगा। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये कौन है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही व्यक्ति हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनका पिक्चर आप लोग देख पाओगे, हाँ बिल्कुल, जो अमूल है, ठीक है, अमूल के फाउंडर भी यही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब जो दूध वगैरह है, मिल्क का पूरी तरह से क्रांति आ चुकी थी, मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी तेजी से बढ़ चुका था भारत के अंदर, इस वजह से इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, ये यहाँ पर जाने जाते हैं यहाँ पर एक ऑपरेशन फ्लड के लिए, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो कि एक दुनिया का एक सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोग्राम रहा है, उसके लिए जाने जाते हैं। प्लस उसके बाद इन्होंने 30 इंस्टीट्यूशंस को बनाया था, जो कि अलग अलग फार्मर्स वर्कर्स के थ्रू चलाए गए। फिर उसके बाद इन्होंने एक अमूल ब्रांड को बनाया, अमूल ब्रांड ग्लोबली
दुनिया भर में काफ़ी हद तक पॉपुलर हो चुकी है आज के टाइम पर। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से इंडिया को एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क भी बनाया। इनके एफर्ट्स की वजह से ही भारत आज के टाइम पर मिल्क के प्रोडक्शन में इतना आगे निकला है। प्लस उसके बाद इनको सम्मानित किया गया अलग अलग अवार्ड से, जैसे कि रामन मक्से अवार्ड दिया गया, फिर उसके बाद कृषि रत्न अवार्ड और वर्ल्ड फूड प्राइज, ये सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। देन उसके बाद इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों ही अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। तो इनके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की। तो इसको लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 1970 में, ठीक है। एक दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोग्राम था। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर मिल्क के प्रोडक्शन को डबल करने के ऊपर पूरी तरह से कोशिश करी है और यहाँ पर मिल्क के प्रोडक्शन को इन्होंने डबल किया भी। आज के टाइम पर मिल्क का जो है प्रोडक्शन भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। दुनिया में टॉप कंट्रीज़ के अंदर भारत भी स्टैंड करता है और इसी को हम लोगों ने व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला था। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था और व्हाइट रिवॉल्यूशन के फाउंडर कौन है, तो वर्गीस कुरियन यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन के फाउंडर हैं। जो व्हाइट रिवॉल्यूशन के फेसेस थे वो अलग अलग देखने को मिले हैं। तीन प्रकार के फेसेस हम लोग को देखने को मिले हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन का पहला फेज था 1970 से लेकर 1980s के बीच में, ठीक है। इस फेज में क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी तेजी से मिल्क के प्रोडक्शन के ऊपर काम शुरू कर दिया था। फिर फेज टू के अंदर, फेज टू का टाइम पीरियड था 1981 से लेकर 1985 तक। इस फेज में हम लोगों ने देखा कि जो प्रोडक्शन है वो लगातार और बढ़ रहा है। प्लस इस फेज के अंदर आप देख पाओगे मिल्क प्रोड्यूसर कितने हो चुके थे पता है, लगभग 42,50,000 के आसपास मिल्क प्रोड्यूसर्स बढ़ चुके थे। प्लस 43,000 गांवों के अंदर यहाँ पर तब मिल्क का प्रोडक्शन लगातार हो रहा था। तो इस टाइम पीरियड में 1981 से लेकर 1985 के बीच में इन 5 सालों के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है। उसके बाद 1985 से लेकर 1996 तक हम लोगों ने देखा है हम पूरी तरह से मजबूत हो चुके थे मिल्क की कैटेगरी में और एक तरीके से अब रिवॉल्यूशन पूरी तरह से आ चुका था। और इन सारे फेसेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग भारत के अंदर मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, प्लस हम लोग रूरल इनकम्स को बढ़ा सकें, क्योंकि गांव के लोग यहाँ पर ज़्यादातर मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी इनकम भी बढ़ती हुई नजर आई है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, अब इसका सिग्निफिकेंस के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब सबसे पहली चीज़, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि देखो इससे क्या हुआ, डेयरी फार्मर्स जनरेट हुए, जो बहुत सारे किसान लोग हैं उनको काफ़ी हद तक मदद मिली है इस मिल्क के प्रोडक्शन से और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस फील्ड में उतरे भी। और आज के टाइम पर इंडिया यहाँ पर एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन चुका है। 2016-17 का डेटा का अगर हम देखें तो इंडिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है पूरे दुनिया भर के अंदर मिल्क का। इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। अब बात करते हैं इंडियन डेयरी सेक्टर के बारे में। तो इंडिया आज के टाइम पर दुनिया का, मैंने आपको बताया ना, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। दुनिया भर में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 22% तक यहाँ पर जितना मिल्क का प्रोडक्शन है वो भारत ही करता है। अब जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो लगभग यहाँ पर 17 मिलियन टन हुआ करता था 1951 में, लेकिन आज के टाइम पर यही जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो 187.7 मिलियन टन तक का हो चुका है। तो मतलब आप देख सकते हो कि इतना बड़ा डिफरेंस हम लोगों ने इन कुछ सालों के अंदर देखने को मिला है। उसके बाद इसकी और इंपॉर्टेंस ये है कि इससे तो देखो ये चीज़ें तो इंप्रूव हुई हैं, साथ ही साथ जो फार्मर्स का लाइवलीहुड वगैरह है वो इंप्रूव हुआ है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हुआ है। हम लोग काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो चुके थे इस डेयरी सेक्टर के ऊपर। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है अगेन, और पॉलिटी आती है जीएस पेपर 2 के अंदर। डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, भारतीय संविधान के बारे में काफ़ी सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। क्यों है ये चर्चा में, तो ये आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है और पीआईबी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारे करंट अफेयर का। जो हमारी सरकार है वो डायरेक्टली यहाँ पर डेटा को पब्लिश करती है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है इन्होंने यहाँ पर एक ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च किया है हमारे भारत के संविधान के ऊपर, और ये कोर्स लॉन्च किया गया कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, जिस दिन हम लोगों ने यहाँ पर अपना नेशनल मिल्क डे को सेलिब्रेट किया है उसी दिन, मतलब 26 नवंबर को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे को भी सेलिब्रेट किया है और 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या हुआ, खास बात यह है कि इसी दिन ऑनलाइन कोर्स को भी लॉन्च कर दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक ऑनलाइन सा कोर्स है जहां पर अवेयरनेस वगैरह फैलाई जाएगी, जो भी हमारे संवैधानिक वैल्यूज़ हैं ये सब लोग को बताए जाएंगे, लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चले, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता चले। इसको लेकर एक कोर्स को लॉन्च किया गया। अब हम लोग इस डे के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आर्टिकल है। देखो सबसे पहली चीज़, ये जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को हर साल। इसको नेशनल लॉ डे भी बोला जाता है। हुआ क्या था, इसी दिन 26 नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है भारत की, इन्होंने यहाँ पर हमारे संविधान को अडॉप्ट किया था। इसी वजह से हम लोगों ने 26 नवंबर को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया था।
तो आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पूरा संविधान है ये एग्जैक्टली कब आया काम में, मतलब फोर्स में कब आया, वर्किंग में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 से ये वर्किंग में आया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। इसी वजह से हम लोग 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा संविधान है वो कैसे फ्रेम हुआ था, कैसे बना था। 1934 की बात है, जो एम.एन. रॉय साहब थे, इन्होंने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा कि एक असेंबली होनी चाहिए जो कि आपस में डिस्कशन करेगी। तो एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 का है, इसी के अंदर हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इस असेंबली के अंदर इलेक्शंस करवाए, ठीक है। मतलब इस असेंबली को बनाने के लिए कुछ इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट करवाए गए। फिर क्या हुआ, जो हमारे भारत का संविधान का, ठीक है, इसको यहाँ पर फ्रेम किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। मतलब एक असेंबली बनाई पहले हम लोगों ने, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को रखा गया, फिर उस असेंबली ने क्या करा, उस असेंबली ने यहाँ पर इस संविधान को बनाया। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, फिर क्या हुआ, इस असेंबली ने लगभग 13 कमिटीज़ को अपॉइंट किया। इसमें से 8 तो बहुत मेजर कमिटीज़ थी, बहुत बड़ी बड़ी 8 कमिटीज़ थी जिन्होंने यहाँ पर संविधान को बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए थे, ठीक है। 8 बड़ी बड़ी मेजर कमिटीज़ थी, लेकिन बाकी सारी छोटी छोटी कमिटीज़ थी। लेकिन ये जो बड़ी कमिटीज थी इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कौन कौन सी हैं? एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पर आप देख पाओगे। दूसरी कमेटी कौन सी थी? दूसरी कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी। तीसरी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। देन उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। देन उसके बाद स्टेट्स कमेटी। देन उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी। ये आपको 8 कमेटीज देखने को मिलेंगे। और इन सब में यहाँ पर सबसे मेन रोल रहा है हमारे, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर B.R. अम्बेडकर साहब जी का रोल रहा है। यूनियन पावर कमेटी के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी का रोल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सब व्यक्ति का काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल रहा। अब बात करेंगे हमारे संविधान के कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, भारत का संविधान है, ठीक है। वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। फेडरल सिस्टम मतलब स्टेट्स और गवर्नमेंट, स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को यूनिटरी फीचर्स देखने को मिलता है। थोड़ा सा जो पावर्स हैं वो हम लोग को सेंट्रल के गवर्नमेंट के पास देखने को मिलती है। मतलब इसको क्वासी फेडरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो भारत के अंदर ये फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, हमारे कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब पार्लियामेंट देखने को मिलेगी, लोकसभा राज्यसभा आपको देखने को मिलता है। देन उसके बाद क्या है, हमारे संविधान को पता है बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ध्यान रखना, 2 साल 11 महीने 18 दिन यहाँ पर इतना टाइम लगा था हमारे संविधान को बनाने के लिए। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपीज हैं, इनको कोई यहाँ पर टाइप नहीं किया गया था, प्रिंट नहीं किया गया था, हाथ से लिखा गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हो, हाथ से लिखा गया है। और इन सारे जो हैंड रिटन, ये पूरा हमारा संविधान है, ये आज भी रखा हुआ है। हीलियम फील्ड केस के अंदर यहाँ पे रखा गया है, जो लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर जो अलग अलग कॉपीज थी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के, इन्होंने यहाँ पर लिखी थी। तो इस वजह से यहाँ पर इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओरिजिनली जो हमारा संविधान है वो इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया था। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर था। प्लस हमारे भारत का जो संविधान है, इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, अलग अलग फीचर्स अलग अलग कंट्रीज से लिए हैं। तो इसका डेटा मैंने आपको साथ शेयर कर दिया। ये लक्ष्मीकांत की बुक का ये डेटा है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। हुआ क्या है, मतलब कि ये बताया गया कि दुनिया भर के अंदर अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग संविधान है। तो अलग अलग संविधानों से हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें ली हैं। जैसे कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया, ठीक है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ लिया। उसके बाद आप देख पाओगे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर लिया। तो ये अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने इनके संविधान से लिया है। फिर अमेरिकन संविधान से क्या लिया हमने, जुडिशियल सिस्टम लिया, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिया है। फिर जो फेडरल सिस्टम है हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, DPSPs हो गए, और या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो गया है, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद जो कंकरेंट लिस्ट है बेसिकली यहाँ पर, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन हम लोगों ने वेमर से लिया है। 5 ईयर प्लान हम लोगों ने सोवियत से लिया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो पावर है फेडरल जुडिशरी की, ये हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली है। और जो अमेंडमेंट्स होते हैं संविधान के अंदर, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो अलग अलग प्रकार से हम लोगों ने अलग अलग देश से हम लोगों ने यहाँ पर अपने संविधान के अंदर चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ आता है GS पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के बारे में। देखो, बच्चों के अंदर ये सूजन सी देखने को मिलती है, आप देख पा रहे होंगे, ये बच्चों के पैर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हाथ देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर एक सूजन सी, एक इन्फ्लेमेशन है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है,
ठीक है। यह आर्टिकल डाउन टू अर्थ के अंदर कवर किया गया है। तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं और इन्होंने सोल्यूशन बताया है कि किस प्रकार से हम लोग मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम को खत्म कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इसको हम लोग MIS भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़े अलग अलग पैचेस से यहाँ पर बॉडी के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसको MISC मैं बोलूँगा, मैं इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूँ, लेकिन आगे से इसको मैं MIS बोलने वाला हूँ। तो एक इस प्रकार की कंडीशन है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों का जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनका जो शरीर है उसके अंदर बहुत सारी सूजन देखने को मिल जाती है। उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी की कंडीशन देखने को मिल जाती है बच्चों के अंदर, जो कि 2 से 6 हफ्ते के बच्चे हैं, ठीक है। और खासकर यहाँ पर क्या हुआ है, 2 से 6 सप्ताह के बच्चे नहीं है, जो कि छोटे बच्चे तो हैं, लेकिन क्या हुआ है, वो कोविड-19 से अफेक्टेड है, मतलब कोरोना वायरस से यहाँ पर संक्रमित हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोविड-19 इन्फेक्शन के 2 से 6 सप्ताह बाद यहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन डेवलप होने लगती है बच्चों के अंदर। तो यहाँ पर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिला है। बोला गया कि इससे बच्चों की जान भी गई है, ठीक है। तो अपने आप में एक चिंता वाली बात है ये। आखिरकार ये जो MIS है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर लगातार चर्चा चल रही थी। नाउ अब इसका फाइनली सोल्यूशन आ चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जब इन्फेक्शन होगा, ये जब MIS सिस्टम यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिंड्रोम है अगर हिट करेगा किसी बच्चे को, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे का जो हार्ट है या फिर लंग्स हैं, किडनी, ब्रेन, स्किन, आइज या फिर उसका जैस्ट्रो इंटेस्टाइन हो गया, इन सभी के अंदर सूजन देखने को मिलती है। और इसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, उल्टी होना, डायरिया, गर्दन में दर्द होना, ठीक है, रैशेस हो जाना बॉडी के ऊपर, ठीक है, ब्लड शूट आइज, एज इस प्रकार की आइज देखने को मिलेंगे। या फिर आप देख पाओगे इस प्रकार से गाल के ऊपर ये पैचेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो MIS कंडीशन कितनी बुरी है आप लोग समझ गए, ठीक है। सूजन सी देखने को मिलती है बॉडी के अंदर, ये आप लोग समझ गए। लेकिन दूसरी चीज क्या है, देखो सूजन देखने को मिलती है, लक्षण क्या है आप लोगों ने समझा। इसके बाद भी ये इस बच्चों के ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है। जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उसके अंदर काफी हद तक कॉम्प्लेक्सिटीज को पैदा कर देता है। हमने रिसेंट स्टडीज को देखा है जहां पर बताया गया कुछ यहाँ पर यंग पीपल हैं जिनको यहाँ पर ये सिंड्रोम अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पर कन्फ्यूजन से क्रिएट होना, सही से सोच नहीं पाना, चीज़ों को रख कर भूल जाना, सही से बोल नहीं पाना, ठीक है। एक तरीके से ब्रेन के अंदर काफ़ी हद तक और भी सेंसेशंस क्रिएट होना। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ब्रेन से रिलेटेड भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं इस बीमारी के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। अब डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पर ये जो सिंड्रोम है, ठीक है, इसके ऊपर अभी इतनी प्रॉपरली रिसर्चेस नहीं हुई हैं, अभी रिसर्च चल रही हैं, तो इसका भी प्रॉपरली कारण नहीं पता चला है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला गया जिसको यहाँ पर कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है जो भी व्यक्ति, उसके बाद यहाँ पर उसके अंदर 2 से 6 सप्ताह बाद ये डेवलप हो सकता है, ठीक है, ये बताया गया। या फिर यहाँ पर जो बच्चों का इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पर वायरस से नहीं लड़ पाता है, ठीक है। ये भी मतलब बहुत सारे बच्चों का इम्यून सिस्टम इस प्रकार से देखने को मिलता है जो कि वायरस से नहीं लड़ पाता है। तो इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलती हैं। मतलब अभी तक स्टडीज यही बताती हैं कि कोविड-19 के बाद ही हम लोग को इस प्रकार का जो ये सिंड्रोम है ये देखने को मिलता है। अदरवाइज अभी भी इसके ऊपर रिसर्चेस जारी हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस बीमारी के रिगार्डिंग निकल कर आए। अब उसके बाद यहां पर बोला गया इस सिंड्रोम का सोल्यूशन क्या है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइंस को प्रोवाइड करवाया है। इन्होंने बोला है कि एक स्टीरॉइड है, तो उसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं हम लोग। देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कावासाकी बीमारी के लिए भी दिया जाता है। कावासाकी बीमारी क्या है, तो कावासाकी बीमारी भी बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर भी क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर सूजन देखने को मिलती है। जो हमारा ब्लड वेसल्स, जो नसें हैं जिसमें से हमारा खून जो है दौड़ रहा है पूरे बॉडी के अंदर, उसके अंदर सूजन हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पैचेस क्रिएट हो जाते हैं और जो ब्लड है हमारा सही से फ्लो नहीं हो पाता। इसकी वजह से भी हार्ट अटैक वगैरह वाली सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो कावासाकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर एक स्टेरॉइड है जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे को। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक प्रकार का एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि सूजन को बॉडी के अंदर कम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर मान लो कोविड-19 के कोई ज़्यादा खतरनाक सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं बच्चे के अंदर, कोई ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन नहीं है कोविड-19 का, तो उसको ये स्टेरॉइड नहीं देना है। क्योंकि ये स्टेरॉइड कभी कभी जब आप फालतू में प्रोवाइड करवा दोगे तो ये हार्मफुल भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो सोल्यूशन क्या है, आई होप आप लोग इसका सोल्यूशन भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और हेल्थ आता है GS पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे डिस्कशन किया गया कि भारत के अंदर जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये लगातार कम होता हुआ नजर आया है। तो रिसेंटली यहाँ पर लेटेस्ट डेटा निकल कर आया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। देखो अभी जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ना, उसी का थोड़ा सा डेटा यहाँ पर है। इन्होंने बताया
भारत के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है भाई ये तो कम हो गया है। अब इससे फायदे क्या हो सकते हैं प्लस इसका क्या नुकसान हो सकता है ये आप लोग को समझना होगा। लेकिन उससे पहले समझना होगा आखिरकार ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है। देखो टोटल फर्टिलिटी रेट सिंपल टर्म्स में बात करें तो एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म दे रही है अपने पूरी जिंदगी में, उसको हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। देखो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये हम लोगों ने देखा है आज के टाइम पर 2.1 से भी कम हो चुका है। और ये अपने आप में एक चिंता वाली बात भी हो सकती है प्लस एक अच्छी बात भी हो सकती है। 2.1 से यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि हमारी जो जनसंख्या है वो थम सी गई है। अब हमारी पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, सिर्फ जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो चुकी है। कोई भी यहाँ पर प्रोग्रेस हम लोग को पॉपुलेशन के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की सिचुएशन तक आज के टाइम पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 1950s के आसपास 6 के आसपास हुआ करता था, मतलब एक वुमेन 6 बच्चे पैदा कर रही थी। लेकिन आज के टाइम पर ये रेट 2 से भी ज़्यादा कम हो चुका है, 2 से भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो आप समझ सकते हो कि आज के टाइम पर जो ये फर्टिलिटी रेट है ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है, ऐसा बताया गया। और इसको बोला जा रहा है, देखो इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस भी है ये, लेकिन दूसरी तरफ आप देख पाओगे तो एक कंसर्न भी है। तो मतलब बार बार वही बातें बोली गई हैं, आगे मैं आप लोगों को अभी थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, बट उससे पहले हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार टोटल फर्टिलिटी रेट ये कम क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ चुका है, प्लस उसके बाद आज के टाइम पर देख पाओगे वुमेन के बहुत सारी जो वुमेन्स है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हुई है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जहाँ पर वुमेन्स के अंदर प्रोग्रेस देखने को मिला। एजुकेशन काफ़ी बड़ा है, लोगों ने चीज़ों को समझा है, लोग यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर 2 से ज़्यादा बच्चा ना हो। पहली बात तो शादी लेट करें, आज के टाइम पर डिले मैरिज भी एक ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। जो शादियाँ वो लगातार बहुत ज़्यादा देरी से हो रही हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट के कम होता हुआ नजर आ रहा है। लोग सोच रहे हैं यहाँ पर शादी बहुत देर से करें या शादी करें ही ना, वही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं। उसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है इसका यूज़ बढ़ चुका है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब जो प्रोडक्शंस होते हैं इनका यूज़ बढ़ चुका है। प्रोडक्शन का यूज़ ज़्यादा होने की वजह से भी यहाँ पर आप देख पाओगे पॉपुलेशन लगातार कम होती हुई नजर आई है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ पहले 54% के आसपास हुआ करता था, आज के टाइम पर 67% से भी ज़्यादा हो रहा है। प्लस उसके बाद सरकार ने भी शुरू से बहुत सारे एफर्ट्स लगाए ताकि हम लोग अपने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करें। तो इंडिया यहाँ पर एक पहली कंट्री बन चुका था जिसने नेशनल लेवल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च करा था, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर कोशिश ये कर रहे थे कि हमारे जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो चुके। तो आज के टाइम पर वो स्टेबलाइज हो भी चुकी है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। प्लस बताया गया कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इसको कम होने से मतलब इसको गिरने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यह है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो हमारी जनसंख्या है वो एक ही जगह पर थम सी गई है, अब जनसंख्या के अंदर प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमारा 2 से भी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर एक फ़ायदा देखने को मिलेगा, दूसरा इंपॉर्टेंस ये है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी क्योंकि जो यंगर पॉपुलेशन है वो आने वाले 20 से 30 सालों में काम करेंगे और इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि हम लोगों की जो इकॉनमी है वो ग्रो हो सके, लोगों के अंदर स्किल्स वगैरह इंप्रूव होगी। इंडिया जो है यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, भारत को जो पब्लिक हेल्थ है उसके ऊपर काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवानी चाहिए, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। इससे क्या होगा, इकॉनमिक ग्रोथ हमारी बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर इसको लेकर एक चिंता वाली बात भी है, जब आपकी पॉपुलेशन किसी कंट्री के अंदर रुक जाती है तो उससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है फीमेल स्टरिलाइजेशन बढ़ रहा है, मतलब स्टरिलाइजेशन बोलते हैं नसबंदी। ठीक है, तो ये बढ़ता हुआ नजर आया। अगर हम बात करें पहले यहाँ पर ये 36% से हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर ये 38% तक हम लोग स्टरलाइजेशन को देखते हैं, नसबंदी यहाँ पर करवाई जा रही है, जिससे यहाँ पे बताया जा रहा है कि फैमिली प्लानिंग को लेकर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आने वाले टाइम पर। उसके बाद क्या है, दूसरा कंसर्न ये है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इसके कम होने से एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो हमारी इकॉनमी है ओवरऑल, देखो अभी तो ग्रो हो जाएगी लेकिन एक टाइम पर आने के टाइम पर हमारी कंट्री को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर चाइना के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, चाइना आज के टाइम पर पता है पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि इनकी जनसंख्या बढ़े। इनफैक्ट यहाँ पर बच्चे करने पर सरकार बहुत सारे इंसेंटिव्स उनको दे रही है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर पॉपुलेशन को बढ़ाने के ऊपर चाइना पूरी तरह से फोकस रख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इनकी जनसंख्या बढ़ी नहीं और जो इनकी जनसंख्या थी वो बूढ़ी हो चुकी है, मतलब कंट्री बूढ़ी हो चुकी है, चाइना बूढ़ा हो चुका है। तो इस प्रकार की सिचुएशन भारत के अंदर भी देखने को मिल सकती है। अगर पॉपुलेशन इसी प्रकार से थम ही रह गई लंबे समय तक तो क्या होगा, जो मोस्टली मेजर हमारी पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज कैटेगरी में आ जाएगी, वो बूढ़ी हो जाएगी।
अब जब ओल्ड एज कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, जो बूढ़ी हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर एक इतनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी रहेगी नहीं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वो तो खुद यहाँ पर कंट्री के अंदर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यंग पीपल के ऊपर डिपेंडेंट है, और यंग पीपल यहाँ पर जन्म ही नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन आने वाले टाइम पर हम लोग भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। नाउ आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और डिफेंस और सिक्योरिटी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहां पे चर्चा की गई है, इंडिया एक पहला रिस्पॉन्डर है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों, तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये भी हाल ही में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने यहां पर वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस यहां पर दिल्ली के अंदर रखा था। ये 5वां पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस था, जिसको एड्रेस किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने बोला कि भारत आज के टाइम पर इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि इंडियन ओशन रीजन के ऊपर फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है और काम करता है। आज के टाइम पर भारत एक लीडर की तरह देखने को मिलता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। पहले तो मैं आप लोगों को इस मीटिंग के बारे में बताता हूं, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता हूं जिसको यहां पर एड्रेस किया गया। इसका नाम है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। एक ये यूनिक इनिशिएटिव है, ठीक है, यूनिक इनिशिएटिव है किस चीज़ का, डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव का। यहाँ पर जो भी डिजास्टर्स होते हैं उसको मैनेज करने के ऊपर यहाँ पर काफ़ी बातचीत की जाती है। जो बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं दुनिया भर के, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाता है। फिर डिस्कशन स्टार्ट होता है कि किस प्रकार से हम लोग डिजास्टर्स को रोक सकते हैं, जो डिजास्टर्स का रिस्क है उसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि हम लोग के अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े, प्लस उसके बाद जो ये डिजास्टर्स हैं इनका जो रिस्क है इसको हम लोग कम कर सकें। फिर इसी दौरान यहाँ पर बोला गया, जो भारत है यहाँ पर, भारत तो आज के टाइम पर डिजास्टर को कम करने के लिए माहिर हो चुका है, और हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज़ की मदद करी है। अगर बात करें इंडियन ओशन रीजन के अंदर, तो भारत का एक कॉन्सेप्ट है सागर। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो इंडियन ओशन रीजन है बेसिकली, यहाँ पर सभी कंट्रीज़ की ग्रोथ के ऊपर भारत फोकस रखता है, और इसी वजह से सभी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करता है, अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशंस को काफ़ी हद तक बढ़ाता है, ठीक है, अपनी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज कर रहा है आज के टाइम पर दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ताकि हम लोग रिलेशंस को मेंटेन कर सकें, ठीक है। लगातार हम लोग दूसरी कंट्रीज़ के साथ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दूसरा यहां पर बोला गया मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिया। इंडिया आज के टाइम पर ऐसा रिस्पॉन्डर देखने को मिला है जिसने बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, और उन कंट्रीज़ को खतरे से बाहर निकाला है। HADR का मतलब यह है कि ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिस्पांस, ठीक है। इसके अंडर यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत ने अपने जो भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो भी इंडियन ओशन रीजन के आसपास के देश देखने को मिलेंगे, वहां पर बहुत अच्छी मदद प्रोवाइड करवाई है। 2004 के अंदर एक सुनामी आई थी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, वहां पर भारत ने रिलीफ की तरह काम किया। 2015 के अंदर नेपाल में एक अर्थक्वेक आया, भारत ने वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड किया, वहां पर मिलिट्री फोर्स को भेजा, वहां पर अपना पूरी तरह से दम लगाया। उसके बाद बिल्डिंग डिजास्टर रेजिलियंस, यहाँ पर भी भारत का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर क्या है कि इंडिया लगातार फोकस कर रहा है अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ के ऊपर, कि वहाँ पर कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो उसके लिए भारत हमेशा वहाँ पर रेडी रहता है। उसी प्रकार से अगर इतिहास देखो तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए। यमन के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ जहाँ पर हम लोगों ने ऑपरेशन राहत को चलाया, लगभग 6700 पर्सन्स को हम लोगों ने बचाया था, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों को बचाया था हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे तो भारत आज के टाइम पर कॉम्बैट पायरेसी करता है गल्फ ऑफ एडन के अंदर। जो गल्फ ऑफ एडन वाला एरिया है वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, खासकर इंडियन ओशन रीजन की बात हो रही है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जो एक तरीके से पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री डकैत होते हैं, इनको भी कॉम्बैट किया है। और आज से नहीं कॉम्बैट कर रहे हैं, 2008 से लगातार कॉम्बैट कर रहे हैं, और हम लोगों ने बहुत प्रकार की इसी प्रकार की चीज़ें करी हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ की मदद करी हैं। ये तो बात रही अलग। उसके बाद जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कि कंट्री के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद ही भारत ने मदद दी है। जैसे कि अफगानिस्तान को भारत ने मदद दी है, श्रीलंका को मदद की है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ उसके बाद उस कंट्री की रिकवरी के लिए भारत ने मदद करी है। उसके बाद रेफ्यूजीज़ के अंदर भारत ने मदद करी है। भारत आज के टाइम पर यहाँ पर बोलता है कि देखो बिल्कुल भारत एक इमरजेंसी सेफ हेवन है रेफ्यूजीज़ के लिए। जो भी शरणार्थी हैं वो यहाँ पर भारत के अंदर आ सकते हैं, भारत उनके लिए बिल्कुल एक सेफ जगह है, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे, और बहुत सारे जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है साउथ एशिया के, वो सब ज़्यादातर यहाँ पर क्या होते हैं, भारत के अंदर ही आते हैं। तो यह बोला गया इंडिया अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, एक लीडर के तौर पर देखी जाती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। तो हमने ये सारा डिस्कशन किया था, ये तो हम लोगों ने पहली चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, आप लोगों को मालूम होगा। ये तो आज हमने क्या क्या आर्टिकल डिस्कस करे आप लोगों को मालूम ही चली गया होगा। इसके रिगार्डिंग आप लोग चाहो तो नोट्स वगैरह को प्रिपेयर भी कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।